30-31 तारीख को जिनका पेपर है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख कर जाएं। ये आपके बेहद काम आएगा। कम से कम 3 प्रश्न आपके जो गलत होते आ रहे हैं लोगों के, वो आपके सही हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। 23, 24, 25 में लगातार इस टाइप के मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न पूछे गए जो ना कहीं किताब में हमने देखे हैं ना पढ़े हैं। आपको करना क्या है, इन प्रश्नों की परिभाषा को यानी शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना है। एक प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, एक आपका नगरीकरण से और एक आपका सोशल मीडिया से पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं घुमाकर। आपको केवल शब्दों का अर्थ समझना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी 23, 24, 25 में वाला प्रश्न पूछा गया है। अब जरा इनके उत्तर समझना। व्यापार घाटा किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन अभी आया था। व्यापार घाटा किसे कहते हैं? अब जरा तुम ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन पढ़ना पहले लास्ट वाला, कि जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है। भैया मेरे, जब किसी देश का व्यापार संतुलित होगा तो व्यापार घाटा होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला पढ़ना कि जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता, तो बाबू जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होगा तो भी तो ना व्यापार में घाटा होगा ना फायदा होगा। अब आगे पढ़ना पहला वाला, कि जब किसी देश का निर्यात आयात से अधिक हो। निर्यात माने क्या होता है, इतनी बात सबको मालूम होगी। निर्यात माने होता है माल बेचना, ठीक। और आयात माने क्या होता है, मंगाना। निर्यात हमारा अधिक है, माल बेच ज़्यादा रहे हैं, तुमको दे ज़्यादा रहे हैं, तुमसे खरीद कम रहे हैं, तो हमें व्यापार में घाटा क्यों होगा? तो फायदा ही होगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला, कि जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक हो, यानी तुमसे मंगा ज़्यादा रहे हैं और अपना बेच कम रहे हैं। आयात अधिक हो निर्यात कम हो, यही तो व्यापार घाटा है। आयात हमारा अधिक है और निर्यात हमारा बहुत कम है। अमेरिका चीन से लगातार सामान खरीद रहे हैं और अपना बेच किसी को पा नहीं रहे हैं, तो हमें व्यापार में घाटा होगा। अगर हमने प्रश्न को कायदे से पढ़ा होता तो इसका उत्तर सामने लिखा था। ठीक, बहुत ध्यान से करना है। एक प्रश्न और इन्होंने पूछा था और इसी प्रकार से अभी इस प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रश्न में था। देखिए कैसे था। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान लिखा है? किस संस्था ने रेत धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक रिपोर्ट जारी की? यानी कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी की? तो तुम दिमाग लगाते, हालांकि प्रश्न पढ़े हो तो प्रश्न को समझे में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न में एक शब्द आया है, कृषि में समन पर किसने रिपोर्ट जारी की। अब कृषि में समन पर रिपोर्ट कौन जारी करेगा? कोई कृषि वाला संगठन। अब जरा ध्यान से सुनना। विश्व बैंक क्यों जारी करेगा भाई? विश्व बैंक पैसे का काम करता है, तो विश्व बैंक का कृषि से क्या लेना देना? ये आंसर गलत हो गया। ठीक, अब अगला पढ़ना। यूएनईपी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ए भैया क्यों जारी करेगा? ये तो पर्यावरण के काम करेगा, ये भी गलत हो गया। यूनेस्को क्यों जारी करेगा? यूनेस्को का काम है विश्व विरासत स्थल हैं, सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना, इससे भी कोई मतलब नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा है FAO। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। अब इसमें भी कृषि है और क्वेश्चन में भी कृषि है, तो आंसर सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको हर शिफ्ट में मिलेगा कि और इसको सॉल्व कैसे करना है भाई। स्वास्थ्य के काम कौन करेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, सीधी सी बात। व्यापार के काम कौन करेगा? विश्व व्यापार संगठन। इस बात। कृषि का काम कौन करेगा? खाद्य एवं कृषि संगठन। तो जैसा संगठन का नाम है वो संगठन जो है उसी नाम के अंदर अपने काम करेगा। अब एक और स्वास्थ्य संगठन कृषि के काम करे तो उसका नाम ही क्यों विश्व स्वास्थ्य संगठन रखा गया? एक कॉमन सेंस वाली बात थी। अगला देखिए आया था, जनसंख्या में नगरीकरण का क्वेश्चन आया था।
ये भी बहुत आसान था लेकिन हम गलत कराए। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, कि जन्म या अप्रवासन के माध्यम से, यानी जन्म के माध्यम कह दें या प्रवासन कह दें, बात एक ही है। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने की स्थिति क्या कहलाती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जन्म के माध्यम से जितने लोगों ने प्रवेश किया और मृत्यु के माध्यम से उतने ही लोग उस क्षेत्र को छोड़ गए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जितने लोगों ने जन्म लिया उतने लोग ही मर गए, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो जनसंख्या बढ़ी और ना जनसंख्या घटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि। ये सीधा क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जितने पैदा हुए उतने ही मर गए, जितने पैदा हुए उतने ही मर गए, इसका मतलब जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो यही तो बोलेंगे शून्य जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या का घटना। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और तेजी से जनसंख्या वृद्धि, ये तो दोनों लगभग एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर सामने क्वेश्चन में आंसर था ये वाला, लेकिन हमको नहीं दिखा उस समय, क्योंकि क्वेश्चन हमने सही से नहीं पढ़ा, उसके शब्दों को नहीं पढ़ा। एक और बाबू पूछा गया, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। अब किसी योजना का नाम जो रखा जाता है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है। योजना का नाम मान ली रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कोई खेती पर काम नहीं करेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना है वो आवास पर काम करेगी, सीधी सी बात है। कोई स्वास्थ्य योजना है तो वो स्वास्थ्य, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है वो स्वास्थ्य पर काम करेगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है उसका, तो आवास ही तो बनाएगी। अब आप ऐसा जब प्रश्न कोई आए तो सबसे पहले उस कार्यक्रम योजना का नाम पढ़ना, उस कार्यक्रम योजना में कौन कौन से शब्द आए हैं। आया है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, इसका मतलब भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम है, तो एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं तकनीकी और आर्थिक काम करेगा। अब पहला ऑप्शन क्या था, वित्तीय बाजारों का विनिमय करना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर वित्तीय बाजारों का काम करना होता तो यहाँ पर वित्तीय शब्द होता। सांस्कृतिक आदान प्रदान करना तो सांस्कृतिक शब्द होता। सैन्य सहयोग देना तो सैन्य शब्द होता। इसका मतलब तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, और यही शब्द उसमें कार्यक्रम में भी हैं कि तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य ही हुआ तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो जो कार्यक्रम का नाम है वही कार्यक्रम में नीचे वाले ऑप्शन में शब्द भी हैं। जो क्वेश्चन ठीक हो गया। बात पल्ले पड़ी। देखो, इस प्रश्न को बड़े दिमाग से सॉल्व करना है। आपसे पूछा जाएगा कि 2016 में भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता का क्या उद्देश्य है। नागरिक परमाणु समझौता का क्या उद्देश्य है, अब ध्यान से समझना। नागरिक परमाणु समझौता, समझौता किसका हुआ है, नागरिक परमाणु समझौता। मुझे मालूम आधे लोगों के समझौता नहीं मालूम होगा, लेकिन समझौता का नाम है नागरिक परमाणु समझौता, तो कहीं ना कहीं परमाणु से रिलेटेड होगा। अब जरा पढ़ना, परमाणु ऊर्जा उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ये तो कोई समझौता नहीं होता। परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना, ये लगभग चलो हम थोड़ी देर के लिए सही मान ले रहे। परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास करना, अब इन दोनों में से एक सही होगा, या तो आप प्रतिबंध लगा लो या परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास कर लो। और यहाँ पर लिखा है असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, सुरक्षा मानकों में सहयोग देना। दो देश आपस में समझौता इसी वजह से करते हैं, ये ध्यान रखना, कोई समझौता हो उसमें एक चीज़ तो कन्फर्म होती है कि सुरक्षा मानकों में सहयोग करना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना। दो देश समझौता इसी वजह से करते हैं कि भाई हमारी भी सुरक्षा बनी रहे, आपकी हम सुरक्षा करें, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हम आपको दें,
आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दीजिए। तो ऐसे समझौतों पर कोई क्वेश्चन आए और जिसमें लिखा हो कि सुरक्षा मानकों में सहयोग करना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, ठीक, और असैनिक परमाणु ऊर्जा में मदद करना, तो यही तो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरी बात है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दो देश समझौता ही इसी वजह से करते हैं। अब देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये जनसंख्या नगरीकरण का, कि किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही क्या कहलाती है, बताइए। क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही, तो इसका मतलब है प्रवास। प्रवास माने होते ही है आना जाना, प्रवास करना, इधर से उधर जाना। प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ना, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही, मृत्यु दर नहीं होगी, जन्म दर नहीं होगी, विकास दर से कोई मतलब नहीं, प्रवास होगा, लोगों का आना जाना, प्रवास करना। समझ गए। अब प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ते तो ऑप्शन इसी में लिखा था। एक और इन्होंने पूछा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन गरीब विकासशील देशों को ऋण व अनुदान देता है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन गरीब व विकासशील देशों को ऋण व अनुदान देगा। भाई ऋण व अनुदान देने का काम किसका है, पैसा देने का, ये बताइए आपको ऋण कौन देता है, अनुदान कौन देता है, बैंकें देती हैं, तो इसका आंसर विश्व बैंक हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन तो व्यापार के काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मौद्रिक नीति का निर्धारण करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। अब नाम है विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का काम ही होता है ऋण अनुदान देना, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं थी। यानी ऐसे प्रश्न का ऑप्शन जो है इसी में लिखा था, केवल हमारे देखने का तरीका उस समय नहीं काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। सब लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज हो रहा है आजकल, और हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज इसी वजह से करते हैं कि ताकि हमारा विकास हो। भले ही लोग उसका गलत यूज करने लगें, लेकिन हर टेक्नोलॉजी इसी वजह से बनाई जाती है ताकि उसके द्वारा हम अपना आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक विकास कर सकें। नुकसान के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जाती है, ध्यान रखना। अब पहला ऑप्शन लिखा है कुशल अकुशल श्रमिकों के बीच में अंतर को बढ़ाता है। नहीं भाई, जब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल की पॉजिटिव भूमिका बताओ, नेगेटिव नहीं बतानी है। अगर ये कहता कि भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो क्वेश्चन अलग होता है। यहाँ पॉजिटिव बताना है। वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्थिक मंदी से इतना कोई लेना देना भी नहीं है। अगला, यह सभी नौकरियों को प्रतिस्थापित करेगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी नौकरियां प्रतिस्थापित कर देगा तो भैया सीधी सी बात है, तो इसका यूज ही क्यों करे भारत। अब जरा देखना, नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा। नवाचार को प्रेरित करेगा, उत्पादकता को प्रेरित करेगा और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा। इसी वजह से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत में उपयोग किया, अर्थव्यवस्था में उपयोग किया। और अगर इससे वास्तव में नौकरियां समाप्त हो जाती तो भारत सरकार अब तक इसको बैन कर देती। आगे सुनो, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या कार्य है। अब नाम पढ़ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एसटी का क्या कार्य है, आप बताओ मुझे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या कार्य है। एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वित्तीय बाजार को विनियमित करना। भैया सुरक्षा गार्ड का वित्तीय बाजार से क्या लेना देना, अर्थव्यवस्था से कोई लेना ही देना नहीं, काट दो। आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना, आपदा राहत कार्यों के लिए हमने एनडीआरएफ पहले ही से बना रखी है, काट दो। सीमा सुरक्षा की निगरानी करने, इसके लिए हमने पहले से बीएसएफ बना रखी है, काट दो, कोई मतलब नहीं। आतंकवाद विरोधी या अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपने देखा होगा एनएसजी यही काम करती है, आतंकवाद विरोधी अपहरण विरोधी अभियान चलाती है एनएसजी के कमांडो।
ये सीमा की सुरक्षा करती तो बीएसएफ इसका नाम ही होता, बीएसएफ नाम रख देते, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम रखते। इसका नाम क्या है? सीमा सुरक्षा बल। जब इसका नाम सीमा सुरक्षा बल इसी वजह से रखा गया है क्योंकि ये सीमा की सुरक्षा करेगी। इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इस वजह से रखा गया है कि आतंकवाद से राष्ट्र की सुरक्षा कराना। नाम पर क्यों नहीं फोकस करते भाई? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? यहाँ बाबू कौन सा शब्द आ गया? ध्यान से समझना। यहाँ क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रों में व्यापार के लिए जिम्मेदार कौन है। अब दिमाग लगाओ। व्यापार विश्व बैंक करेगी? नहीं करेगी। ना निपटान बैंक करेगी, ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेगा। व्यापार पर देखभाल करने का काम जो है विश्व व्यापार संगठन का होगा भाई। नाम रखा गया है व्यापार संगठन, तो वो व्यापार के काम करेगा ना, वो लोन थोड़ी ना तुमको देगा। लोन देगा विश्व बैंक, मुद्रा कोष मौद्रिक नीति का निर्धारण करेगा। ये व्यापार संगठन ही तो व्यापार के काम करेगा, इसका नाम ही रखा गया व्यापार। अगला सुनो। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बताइए। तो 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? बाल बोलते हैं। बाल बोला जाता है, बालक। अब इसका मतलब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाएंगे। सीधी सी बात है, बालकों के अधिकार बाल अधिकार हैं। 18 वर्ष से ऊपर होता तो वो मानवाधिकार होते। अब प्रश्न खुद ही कह दिया 18 वर्ष से कम, तो तुम्हें इतना सेंस लगा लेना चाहिए था कि 18 वर्ष से जब कम है तो इसका मतलब बालक होगा, नाबालिग होगा। ये देखो, अनुसंधान का पहला चरण क्या है बताइए? अनुसंधान का पहला चरण, अब देखो दिमाग से। अनुसंधान का पहला चरण ये होता है, हम किसी चीज़ पर रिसर्च तभी कर सकते हैं जब तक हमने समस्या को पहचान ना लिया हो। अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या को पहचान करना। भाई जब आपने समस्या को पहचान लिया तभी तो आप रिसर्च करोगे। अब रिसर्च क्यों करेंगे जब तक हमें समस्या की पहचान नहीं होगी? अब जरा देखना ध्यान से। पहला ऑप्शन है समस्या ढूंढना। हाँ, समस्या तो पहले से ही है हमारे पास, समस्या हजारों हैं, समस्या को नहीं ढूंढना होता है। अनुसंधान में समस्या नहीं ढूंढी जाती बाबू, अनुसंधान में हल ढूंढा जाता है, ध्यान रखना। अगला, एक समस्या का चयन करना गलत, कोई समस्या खोजना। मैंने फिर कहा, अनुसंधान में समस्या नहीं खोजी जाती है। अनुसंधान का पहला चरण है समस्या की पहचान करना और अंतिम चरण है समस्या का हल ढूंढना। ठीक, ये है। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको हमें समझना चाहिए था। कौन सी, हाँ इसको हटाओ, हाँ आ गया, चलो। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? अब आप दिमाग लगाओ, भारत की पहली कंपनी बन चुकी है घरेलू गैस का। अब नाम पढ़ना जरा कंपनियों के। एक तो गैल है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, लेकिन आप सब, एक है भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड और एक है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, अब आप इसका दिमाग लगाना। इन्होंने बात की है घरेलू गैस की, और घरेलू गैस की सप्लाई कौन करता है? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड करके इसका नाम है। तो यहाँ पर जब घरेलू गैस शब्द आया है तो इसमें तो आ गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, घरेलू गैस यानी प्राकृतिक गैस, और यहाँ पर भी आ गया नेचुरल गैस। तो जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वैसी नीचे कंपनी का नाम भी था। एक और देखो, अब देखना यहाँ पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट का क्या अर्थ है? आप बताइए, वेरीफाइड अकाउंट क्या होता है? वेरीफाइड अकाउंट का मतलब है, वेरीफाइड माने होता है प्रमाणित होना। अब इसका मतलब है जहाँ पर वेरीफाइड शब्द आ गया है तो नीचे भी कहीं ना कहीं वेरीफाइड से रिलेटेड शब्द होगा। पढ़ो जरा। खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है। खाते में अनुयायियों की संख्या, खाते का मतलब है आपके अकाउंट में अनुयायियों की संख्या अधिक है। खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। और यहाँ पर क्या आया है? वेरीफाइड अकाउंट। तो वेरीफाइड अकाउंट को उसको बोलते हैं जो आपका खाता प्रमाणित है, सोशल मीडिया पर प्रमाणित खाता ही तो वेरीफाइड अकाउंट कहलाता है। ऊपर यही बात अंग्रेजी में थी और यही बात नीचे इन्होंने हिंदी में लिख दी।
कोई प्रश्न में लॉजिक नहीं था ज़्यादा। खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, गलत भाई। बैंक में कोई अकाउंट है तो वेरीफाइड अकाउंट उसको बोलते हैं जिस अकाउंट को हमने प्रमाणित कर लिया हो, जो लीगल हो, वही तो वेरीफाइड होता है। ठीक भाई। ये भी प्रश्न काफ़ी लोगों ने गलत किया था। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन, ऐसा क्वेश्चन नगरीकरण में पूछा जाएगा कि शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। अच्छा, शहरी क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं? गोरे चट्टे साफ सुथरे। और शहरी क्षेत्रों से इन्होंने उपनगर की ओर पलायन कर लिया, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, या ऐसा तरीका क्या कहलाता है? सफ़ेद उड़ान की काली उड़ान। काली उड़ान का मतलब ये हुआ गांव से शहर की ओर भागना। भाई गांव के लोग कुछ कुछ सामले हो जाते हैं। और और सफ़ेद उड़ान का मतलब हुआ कि शहरी क्षेत्र से सफ़ेद लोग उड़े हैं ना, शहरी क्षेत्र वाला गांव की तरफ गया है। तो जब शहरी क्षेत्र वाला गांव की तरफ गया है तो इसका मतलब ये सफ़ेद उड़ान हो जाएगा। दिमाग लगाइए। काली उड़ान का मतलब है गांव से शहर की ओर, और सफ़ेद उड़ान का मतलब है कि शहर से गांव की ओर। अगला फिर ध्यान सुनना। विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? अब बाबू दिमाग लगाओ, नाम का है जा मंत्रालय को, जब विदेशी व्यापार महानिदेशालय है इसका नाम। विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आएगा? बीच में का काम लिखो है व्यापार। अब व्यापार का काम कोई व्यापार मंत्रालय ही संभालेगा। व्यापार का कोई डिपार्टमेंट है तो उसका काम व्यापार मंत्रालय ही संभालेगा। विदेश मंत्रालय से क्या लेना देना? वो तो विदेशी व्यापार लिखा है। वित्त मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं। और सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग देखेगा। विदेशी व्यापार देखेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग, क्योंकि ऊपर भी आ गया है वाणिज्य व्यापार, नीचे भी आया है व्यापार। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आपको मिला के इतना समझ लें, भारत में कोई भी व्यापार संबंधी काम है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ही उसके अधीन आता होगा। वो विभाग जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ही आता होगा, कोई भी व्यापार का काम है। अब आगे सुनो, इसको देखो जरा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो, हमने संधि नहीं पढ़ी कि क्या ये संधि थी, कब हुई, हमें क्या मतलब, लेकिन एक बार हम कोशिश करते हैं इस प्रश्न को कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या लिखा है? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, यानी व्यापक रूप से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध करना है, इसके लिए एक संधि हुई थी। अब शब्द ने खुद बता दिया कि इसका मतलब परमाणु परीक्षणों पर हमें रोक लगानी है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब जरा ध्यान सुनना। परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, चलो ठीक मान ली हमने तुम्हारी बात। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, गलत। जब हमने संधि ही कर ली है कि हमें परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना है तो ना हम शांतिपूर्ण ना अशांतिपूर्ण किसी तरीका से प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन खुद कह रहा है। मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, जब हम संधि ही कर चुके हैं इस बात की कि हमें प्रतिबंध लगा दिया, तो ना कम करना है ना ज़्यादा। अब जरा देखना, ये लिखा है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अब ऊपर भी कह रहा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध है, और नीचे ऑप्शन खुद कह रहा है नागरिकों के द्वारा और सैनिकों के द्वारा हर प्रकार के परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध। यही तो इसका क्वेश्चन हुआ। और हर प्रकार के परमाणु विस्फोट पर जब प्रतिबंध लगेगा तभी तो ये शब्द व्यापक बनेगा। बताओ भाई, पढ़ो आप। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। सभी प्रकार के परमाणु विस्फोट नहीं होंगे। ऊपर क्वेश्चन में था, नीचे भी ऑप्शन में था। देखो भैया अगला, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य है? ना हमने एजेंसी सुनी है, लेकिन एजेंसी के शब्दों से हम जान लेंगे कि एजेंसी क्या कार्य करती होगी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, बाबू ध्यान से समझना। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी
विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना गलत। परमाणु शब्द होता है इसमें, अगर परमाणु कार्यक्रम हमें करना होता तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी काम कराती, ये तो अक्षय ऊर्जा है। अगला, परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना, इसमें भी परमाणु शब्द आ गया लेकिन ऊपर कोई परमाणु की बात ही नहीं है। अगला, दुनिया भर में जीवाश्म ईंधनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना। अब ये कह रहा है कि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना। अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना, ऊपर क्या आया था? अक्षय, और नीचे भी क्या आया? अक्षय आ गया। अब अक्षय ऊर्जा एजेंसी का काम ही है नवीनीकरण या अक्षय ऊर्जा के साधनों को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि मेरा ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, मेरे शब्दों को तुम केवल ढूंढो। अगला बाबू, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का क्या उद्देश्य है? हमने भी नहीं सुनी ये योजना क्या है, लेकिन हम कॉमन सेंस से सॉल्व करें कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का क्या उद्देश्य है। इतना मुझे मालूम हो गया कि थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर किसी ना किसी प्रकार से ये थर्मोन्यूक्लियर वाला कार्यक्रम होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु का विखंडन करना, कहीं कोई बात नहीं ऐसी है जी। अंतर्राष्ट्रीय आधारित बिजली उत्पादन, कोई बात नहीं, बिजली उत्पादन की कोई बातें नहीं। अगला है बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। अब मेरी बात सुनना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य था। अब तुम जब चारों ऑप्शन बाबू पढ़े हो तो चारों ऑप्शन में खुद सोचो कि तुमसे कोई भी परियोजना इस वजह से चलाई जाए ताकि उसको पॉजिटिव परिणाम आए, पॉजिटिव परिणाम हो। पॉजिटिव परिणाम किससे आएगा? उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी से आएगा कि बड़े पैमाने पर हम जब कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करेंगे तो इसी से तो आएगा। ये पॉजिटिव है कि बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा का उत्पादन करना, हर देश इसी काम में लगा हुआ है। फिर परियोजनाएं चल रही हैं, समझौता हो रहे हैं कि भैया कार्बन मुक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाए, ठीक। अगला, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए कौन सा एक शब्द है? अब मुझे आप एक बात बताओ, दर्शकों के साथ, साफ साफ लिख दिया दर्शक नहीं, दर्शकों के साथ यानी एक से अधिक लोगों के साथ। अब एक से अधिक लोगों के साथ संवाद करना है, बातचीत करना है, और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा एक शब्द उपयोग होता है? यानी हमें एक व्यक्ति से बात नहीं करनी है, हमें अनेक व्यक्तियों के साथ संवाद करना है, अनेक व्यक्तियों के साथ संवाद करना है। तो ध्यान से सुनना, अनेक व्यक्तियों के साथ संवाद करने का मतलब है सामाजिक माध्यम विपणन, और इसी को बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप अंग्रेजी हिंदी में नहीं समझ पाते तो नीचे पढ़ते, नीचे ऑप्शन में लिखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है? अनेक व्यक्तियों के साथ, दर्शकों के साथ संवाद होता है, बातचीत होती है, मिलन होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। समझ में आया? अगला, भारत वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? सीधी सी बात, हमें ये भी नहीं मालूम भारत वियतनाम के बीच में क्या साझेदारी हुई, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में, क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में क्या परिवर्तन आएगा? खुद समझ लियो, कोई भी दो देश अगर इस समय समझौता कर रहे हैं तो भलाई के लिए करते हैं, किसी की बुराई के लिए नहीं। क्षेत्रीय सुरक्षा की बात है, हमारे और वियतनाम के बीच में जब हम समझौता हो गया तो हमारे क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में सुरक्षा में क्या परिवर्तन आएगा? जरा पढ़ो। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर आर्थिक प्रतिबंध किसी देश के बीच में लगा दोगे तो हमारी सुरक्षा घटेगी बढ़े? घटेगी भाई। अगला, संयुक्त परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से, नहीं भाई, परमाणु कार्यक्रम चले हो तो लफड़ा है, युद्ध और बढ़े है। सांस्कृतिक
एकीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हमने समझौता किया है। इसका मतलब रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर हम एक दूसरे का रक्षा सहयोग बढ़ाएं और एक दूसरे की समुद्री सीमाओं की रक्षा बढ़ाएं। इसी वजह से हमने क्षेत्रीय सुरक्षा की है। और क्षेत्रीय सुरक्षा का मतलब ही होता है आंतरिक सुरक्षा करना, साथ में हमारे देश से लगे हुई जो जलीय सीमा है उसकी भी सुरक्षा करना। और खुद ही कह दिया था क्षेत्रीय सुरक्षा, तो क्षेत्रीय सुरक्षा का मतलब है जमीन के साथ साथ अपनी समुद्री सुरक्षा भी। अगला 7 नंबर, हाँ थोड़े और रह लो। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? बाबू ध्यान से पढ़ो। फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, जहाँ पर अपनी बात रखते हैं। गूगल तो सर्च इंजन है। ये भी प्रश्न आया था, काफ़ी लोगों ने कह दी कि गूगल सोशल मीडिया है। गूगल कहाँ सोशल मीडिया है? जहाँ हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें वो सोशल मीडिया है। आगे सुनो। आतंकवाद से, अरे हाँ ये देखो, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का क्या कार्य है? जो बोर्ड का नहीं सुनो, चलो हमने भी नहीं सुना कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या है, लेकिन हम शब्दों पे जाएंगे। वित्तीय स्थिरता बोर्ड का काम क्या है? इसका मतलब जब इस बोर्ड का नाम, इस मंत्रालय का नाम, इस आयोग का नाम वित्तीय स्थिरता रखा गया तो कहीं ना कहीं ये वित्तीय स्थिरता के काम करता होगा। अब किस ऑप्शन में वित्तीय स्थिरता आ रही जरा देखो। विकासशील देशों की वित्तीय सहायता देना, हाँ वित्तीय सहायता देना तो बैंक होती। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करना तो बैंक होती कोई। अपने सदस्य देशों के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार प्रबंधन करना तो बैंक होती कोई। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। और ऊपर क्वेश्चन में क्या था? वित्तीय स्थिरता। नीचे ऑप्शन में क्या है? वित्तीय स्थिरता। हो गया सही। अगला, अच्छा अब तुम एक कॉमन सेंस लगाओ। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचा को कैसे बढ़ाता है? अब खुद सुनना क्वेश्चन खुद कह रहा है। अच्छा ये बताओ, भारत में बायोमेट्रिक चल रही है। भारत में बायोमेट्रिक इस वजह से चलाएगी जब इससे कुछ लाभ होगा तभी तो बायोमेट्रिक चलाएगी। अब इसका ये देखना, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में बायोमेट्रिक का यूज क्यों किया जाता है और इससे भारतीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तभी तो हम चला रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हम इसको बंद नहीं कर देते। पॉजिटिव आंसर देखना क्या लिखा है। समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान की ट्रैकिंग प्रदान करना। देखिए एक तो हम इसको पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए मान ले रहे। चलो अगला, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करना नहीं। अगर मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त करनी होती तो ये नेगेटिव बात है, तो हम बायोमेट्रिक यूज नहीं करते। अगला बाबू, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके प्रशासनिक कार्रवाइयों को सुव्यवस्थित करना नहीं। बायोमेट्रिक का यूज क्यों किया जाता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करना। पहले पहचानने में, वेरिफिकेशन करने में बड़ी समस्याएं आती थीं, लेकिन बायोमेट्रिक का हमने यूज इस वजह से किया कि पहचान हो जाएगी, सत्यापन हो जाएगा, और पहचान और सत्यापन से क्या होगा? हमारी आंतरिक सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा। अगर आपसे पूछ दें कि किसके माध्यम से आंतरिक सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा, तो आप कहेंगे कि बाहरी व्यक्तियों की पहचान हो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन हो, तो इससे हमारा आंतरिक सुरक्षा ढांचा मजबूत होता है। अगला, अब आप कुल मिला के मेरी बात समझ गए हैं कि जैसा आयोग का नाम हो, अगर आयोग का नाम वित्त से है तो वित्त के काम करता होगा, आयोग का नाम स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य का काम करेगा, आयोग का नाम संस्कृति है तो संस्कृति के काम करेगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि शब्दों को पढ़ना और शब्द के पढ़ने के साथ साथ ये देखना उस आयोग का, उस मंत्रालय का, उस योजना का नाम क्या है। योजना का नाम है परमाणु कार्यक्रम तो परमाणु के काम होंगे। योजना का नाम है स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका मतलब स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्य होगा। योजना का नाम है सौर मिशन, इसका मतलब सोलर ऊर्जा स्थापित करना है। शब्दों को ध्यान से पढ़ना और करना, जिसने चाहा कल आपका पेपर ठीक होगा।